अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इस नावल की अगली किस्त हर 2 दिन बाद आया करेगी। रूह यारम किस्त नंबर 18। कोई ज़रूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इनमें। अब जल्दी चलो, इसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए कहा। अरे बाबा, शूज़ तो पहने दे मुझे। रूह ने यारों को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की, जो इसे बाहर घसीटते हुए रूम से बाहर लेके जा रहा था। जल्दी करो, यारम ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। वो बेहद खुश था क्योंकि इसकी रूह इससे नाराज़ नहीं थी। रूह ने शूज़ पहने तो यारम हंसी खुशी रूम से बाहर निकला और वो रूम लॉक करने लगी। अभी वो होटल से बाहर निकलने ही वाले थे कि रिसेप्शनिस्ट ने यारम को मुखातिब करके इसके फ़ोन कॉल के बारे में बताया। कौन है ये बदतमीज़, यहाँ पर भी मुझे सुकून से नहीं रहने देते। यारम रूह का हाथ पकड़ते हुए इसे साथ लिए फ़ोन सुनने आया। हाँ, क्या हुआ है? इसने सलाम करने या खैरियत पूछने की जहमत न की। शायद इसे अंदाज़ा था कि आगे से कौन बोलने वाला है। डेवल, तुमने वहाँ किसी को ज़ख्मी कर दिया है? तुम ठीक तो हो ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? रूह ठीक है ना? खिज़र ने फ़िक्रमंदी से पूछा। भाभी, इसके इतने सारे सवालों के जवाब में यारम ने बस इतना ही कहा। हाँ, मेरा मतलब है रूह भाभी। हाँ, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, होटल में कोई मसला हुआ है। 2 पृष्ठ यहाँ पर थे। किसी ने इनकी ज़बान काट डाली। ज़रूर किसी की बीवी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए होंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता से कहता ये वो आहिस्ता आहिस्ता से कहता है। खिज़र को सब कुछ बता गया था, जबकि बार बार रूह का अपने हाथ में पकड़ा हुआ हाथ अपने लबों तक लेके जाता, जिस पर रूह शर्माती आगे पीछे से बेखबर कुछ सुन भी नहीं पा रही थी। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? तुमने क्या मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? यारम ने शक्की अंदाज में पूछा। तुम जहाँ जाते हो हमें वहाँ की खबर रखनी पड़ती है, और यहाँ पर भी काफ़ी मसाइल हो गए हैं। वो इंस्पेक्टर आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने इसे बताया कि तुम रूह भाभी के साथ हनीमून पर गए हो, तो कहने लगा कि शादी को इतना वक्त हो गया है, अब क्यों गए हैं? ये इंस्पेक्टर बाल की खाल उतारता है। और राशिद ने रोना धोना मचा कर विक्रम दादा को अपने साथ कर लिया है। राशिद ने विक्रम दादा के सामने कहा है कि तुमने इसके भाई का कत्ल कर दिया है। खिज़र फिक्रमंदी से बता रहा था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है खिज़र। विक्रम दादा कभी गलत बात का साथ नहीं देते। अब तुम फ़ोन रखो, रूह बोर हो रही है। यारम ने इसके शर्माते चेहरे को देखते हुए कहा। यारम के इस तरह से कहने पर रूह का चेहरा मज़ीद सुर्ख हो चुका था। क्या तुम रूह भाभी के साथ खड़े मुझसे बात कर रहे हो? खिज़र ने परेशानी से पूछा। बाद में बात करेंगे। यारम ने बस इतना कहकर फ़ोन रख दिया। यारम, आपने गाड़ी कब ली? रूह इसके साथ आकर गाड़ी में बैठते हुए पूछने लगी। यही तो मसला है जाने मन, आप हमारे साथ बाहर निकलें तो आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। मोहब्बत से इसका हाथ चूमते हुए बोला। हाँ, तो आप अगर मुझे पहले बता देते कि गाड़ी है, तो ना मुझे सर्दी का डर होता और ना ही मैं कमरे में रहती। वो मुंह बना कर बोली। हाँ, तो मेरा बेबी तुमने पूछा ही कब? वैसे भी तुमने तो वहीं से मुझे कहा था
کہ خبردار جو بسترے میں گھسے، ہم ساری جگہ گھومنے کے لیے جائیں گے، اور یہاں آ کر الٹا ہی ہو گیا۔ تم بستر میں گھسی ہو اور میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں۔ ہاں تو مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ یہاں اتنی سردی ہوگی۔ وہ بھی ہارنے کے موڈ میں بالکل نہ تھی۔ ویسے یارم، آپ خضر بھائی سے کیا بات کر رہے تھے فون پہ؟ روح کو اچانک ہی اس کی فون کال یاد آ گئی۔ تمہارے بور ہونے کے بارے میں، وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، آپ کے دادا کے بارے میں۔ آپ فون پر اپنے دادا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آپ اپنے دادا کے بارے میں بات کر رہے تھے نا؟ میں نے سنا تھا آپ نے دادا کہا تھا۔ روح جتنے سیریس انداز میں بولی تھی، یارم کا قہقہ اتنا ہی بلند تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب یارم نے اس کے سامنے قہقہ لگایا۔ او میری جان، تم بہت معصوم ہو، اس لیے تو پیار کرتا ہوں تم سے، لو یو۔ وہ گاڑی کی پرواہ کیے بغیر روح پر جھکا تھا۔ یارم گاڑی چلائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ اپنا حیا سے دمکتا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، تمہارا یارم تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں پتہ ہے یہ میری زندگی کے سب سے حسین دن ہیں۔ ہم ہر سال یہاں آئیں گے اور ایسے ہی رہیں گے۔ ہاں، ہم اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں گے اگلے سال، روح بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ اور پھر جب اپنی بات سمجھ میں آئی تو یارم کو دیکھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ اچھا، تو ایک سال میں تمہارے کتنے بچے پیدا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یارم دیکھ کر گاڑی چلائیں، اور میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اگر تمہارے ساتھ فری ہو جاؤں تو تم بالکل ہی فری ہو جاتی ہو، ہے نا؟ وہ شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ یارم، آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ وہ اپنا لال اناڑی چہرہ لیے منہ پھیر گئی۔ وہ لوگ اس وقت خوبصورت ریکجیوک وقت سڑک پر تھے جہاں پر بہت بڑا بازار تھا۔ یارم، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سارا بازار ہی بند تھا، تقریباً کوئی دکان کھلی ہوئی تھی۔ آئس لینڈ کے ان ریکجیوک شہروں میں سے تھا جہاں پر پلازے اور بلڈنگ نہیں بنائی جاتی، اور اگر بنائی بھی جائیں تو ان کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ باقی شہروں میں۔ یارم اسے اپنے ساتھ ایک بوتیک کے اندر لایا تھا۔ اس نے وہاں کاؤنٹر پر کھڑے آدمی سے کچھ پوچھا، اور اس آدمی نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا اور کہیں کا راستہ بتایا۔ یارم ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ بھی بنا اس سے کچھ پوچھے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ سنو، اس روم کے اندر جاؤ، یہ لڑکی تمہیں ڈریس دکھائے گی، تمہیں وہ ڈریس پہن کر باہر آنا ہے۔ اس نے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کو اپنے انتظار میں کھڑا دیکھ کر روح بنا کچھ پوچھے اس لڑکی کے ساتھ اندر چلنے لگی۔ لڑکی نے اسے ایک خوبصورت سرخ رنگ کا فراک نما ڈریس دکھایا۔ دیکھنے والا بآسانی اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ لڑکی کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، شاید وہ لڑکی بھی یہ بات جانتی ہے، اس لیے صرف اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ ہائے اللہ، اس کے بھی بازو نہیں ہیں، مجھے یارم سے بات کرنی ہے، روح نے اس لڑکی سے اردو میں کہا۔ جبکہ وہ لڑکی بنا اس کی بات سمجھے
आगे से मुस्कुराई जा रही थी। देखिए, मुस्कुराना बंद करें, मुझे मेरे शौहर से बात करनी है। प्लीज़ उन्हें बुला दें। इस बार रूह ने तफसील से कहा, लेकिन वो लड़की फिर भी पास खड़ी मुस्कुराती रही, जैसे इसे सिर्फ मुस्कुराने के लिए ही पैसे मिलते थे। वो लड़के को ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आई, लेकिन अब वहाँ यारम नहीं था। ये कहाँ चले गए? वो खुद से सवाल करती वापस अंदर आ गई, जहाँ वो लड़की अभी भी मुस्कुराकर इसे देख रही थी। एक पल के लिए रूह का दिल चाहा कि इसकी मुस्कुराहट नोचकर कहीं फेंक दे। कैसी अजीब लड़की है। अब क्या करूं? अगर यारम वापस आ गए तो मुझ पर गुस्सा होंगे। पहन लूं, या तो वो शर्ट भी तो पहनी थी, इसके ऊपर भी तो शाल की थी, इसके ऊपर भी कर लूंगी। और वैसे भी यारम ने बताया था कि यहाँ पर मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे। वैसे भी ये फ्रॉक कितनी खूबसूरत है, सिर्फ बाजू ही नहीं है ना, और यारम ने देख कर ही खरीदा होगा। इसने सोचते हुए ड्रेस को अपने हाथों में लिया और पहनने चली गई। ड्रेस पहनकर वापस निकली, हाथ में यारम के कपड़े और अपनी शॉल थी। लड़की ने आगे बढ़कर इसके हाथ से वो कपड़े लेने चाहे, जबकि रूह ने फौरन ही शाल को अपने हाथों में सख्ती से पकड़ लिया और अपने बेलबास बाजुओं को ढकने लगी। रूह ने अपने आप को शॉल से इस तरह से कवर किया कि वो कहीं से भी बेलबास ना हो, और फिर इसे वो लड़की बाहर आने का रास्ता दिखाने लगी। वो कमरे से बाहर निकली तो यारम तैयार 3 पीस सूट में खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। काले रंग के सूट में, जिसमें इसने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, वो बेहद हैंडसम लग रहा था। मुझे पता था तुम कवर कर लोगी, इसने रूह की शाल ठीक करते हुए कहा। कैसा लगा ड्रेस? इसने इसका भरपूर जायजा लिया। रेड कलर की प्रिंसेस ड्रेस में वो किसी बार्बी डॉल से कम ना लग रही थी। अच्छा है, लेकिन स्लीवलेस, रूह ने मुंह बनाकर जवाब दिया तो यारम के डिंपल नुमाया हो गए। कोई बात नहीं बेबी, वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा तुम्हें देखने वाला। वो इसका हाथ अपने हाथ में थमाते हुए बोला। यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? रूह एक्साइटेड सी इसके साथ चलते हुए पूछने लगी। यारम, मैं इन हाई हील्स में ठीक से चल नहीं पा रही, इसने अपने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि इस लड़की ने इसकी ड्रेस के साथ मैचिंग इसके पैरों के करीब रखे थे। वो इसे ये नहीं बता पाई कि इसने कभी हाई हील्स नहीं पहनी। मैं उठा के ले चलूं? वो शरारत से रुका था। नहीं, मैं चल सकती हूँ। इससे पहले कि यारम सच में इसे अपनी बाहों में उठा लेता, वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ी और बुरी तरह से लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो गिरती, यारम इसे अपनी बाहों में भर चुका था। शर्म के मारे रूह अपनी निगाहें तक ना उठा पा रही थी। यारम, लोग देख रहे हैं, प्लीज मुझे नीचे उतारें। नहीं रूह, यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। और दूसरी बात, तुम मेरी बीवी हो, मैं जो चाहे करूं। वो कहते हुए तेजी से आगे बढ़ा और आकर वापस इसे गाड़ी में बिठाया।
रूह ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए जल्दी से अपनी साइड का दरवाज़ा बंद किया। यारम, हम जा कहाँ रहे हैं? आप बताते क्यों नहीं मुझे? वो फिर से पूछने लगी। वहाँ जहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा ना हो। अब एकदम चुप होकर बैठ जाओ। तुम्हें पता है मुझे ड्राइविंग के दौरान बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सख्ती से कहता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया, जबकि रूह सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंदने लगी। खबरदार, रूह सोना मत, तुम्हारी नींदों का कुछ करना पड़ेगा, वो इसे वार्न करते हुए बोला। और फिर थोड़ी ही देर बाद यारम ने अंधेरे में गाड़ी रोक दी। चलो आओ रूह, वो इसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कह रहा था, लेकिन इस अंधेरी सड़क पर वो दोनों कहाँ जाते। यहाँ तो सिर्फ एक जंगल था, वो भी बर्फ से ढका हुआ, या जंगल से निकलती शायद शायद एक सड़क। यारम, हम यहाँ क्यों आए हैं? अंधेरे में कुछ तलाश करने की कोशिश करते हुए पूछने लगी। क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और अगर तुमने इनके बारे में और अगर तुमने इनके बिल्कुल ठीक जवाब दिए तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेके चलूँगा, और अगर नहीं तो तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ दूँगा। वो बिल्कुल सीरियस मूड में बोल रहा था। अगर हिम्मत है तो छोड़ कर दिखाएं। मुझे पता है आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। मैं आपसे दूर चली गई तो यहाँ की सड़कों पर पागलों की तरह घूमेंगे आप। क्या दावा था वो कुछ ही दिनों में समझ चुकी थी कि यारम इसे छोड़ नहीं सकता। रूह, इसने जज्बात की शिद्दत से इसका नाम पुकारा था। रूह सवालिया अंदाज से इसके चेहरे को देख रही थी। आई लव यू, आई लव यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। अगर तुम मुझसे दूर हुई ना तो मैं वाकई ही इन सड़कों पर पागलों की तरह घूमूंगा। फिलहाल तो तुमने मेरा पागलपन देखा ही नहीं। मैं सच में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगी ना? वो खुद भी नहीं जानता था कि ये सवाल वो बार बार इससे क्यों पूछ रहा है, जबकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो इससे दूर जाने की कोशिश करे तो वो इसे दूसरी दुनिया से भी ढूंढ निकालेगा। यारम, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा है ही कौन मेरा? वो गाड़ी से निकलकर इसके साथ चलते हुए कहने लगी। अच्छा बताओ, कितना प्यार करती हो मुझसे? करती भी हो कि नहीं? वो इसका हाथ थामे साथ चलते हुए कहने लगा। यारम, आप मेरी हर बात में शामिल हैं। आप मेरी हर सांस में शामिल हैं। हर नमाज के बाद की दुआ हैं आप। मैं खुद भी नहीं जानती कि आप मेरे लिए क्या हैं। यारम, आप मेरे लिए मेरा सब कुछ हैं। अब आप इसे मेरी मोहब्बत कह लें या कुछ और, लेकिन आपसे ज़्यादा अजीज़ मुझे इस दुनिया में और कोई नहीं है। जब आप सुबह काम पर जाते हैं तो मैं सारा दिन आपका इंतज़ार करती हूँ, और फिर जब आप वापस आकर, वो शर्माई थी। यारम के डिंपल नुमाया हुए। वो अपने शोहर के सामने अपने ही शोहर के सारे दिन की बेताबियां बयान नहीं कर पाती थी। जानती हो रूह, मेरी माँ कहा करती थी, अगर किसी शख्स की मोहब्बत आपकी हर नमाज की दुआ बन जाए तो समझ लो वो मोहब्बत इश्क बनकर आपकी रूह में उतर चुकी है। मैं तुम्हारी रूह में उतरना चाहता हूँ रूह, अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कह रहा था।
جبکہ روح کے وجود کو اس نے اپنے آپ میں چھپایا ہوا تھا۔ آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، بتائیں؟ مجھے روح نے پوچھا۔ محبت، ہا 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 ہا، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تم میرا عین ہو، تم میرا شین ہو، تم میرا کاف ہو۔ روح، یارم کے دل سے روح میں اترا ہوا عشق ہے۔ روح کی آنکھوں سے بےتاب آنسو جھلکے۔ روح، تم میری زندگی میں آئی پہلی خوشی ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے تم جیسی لڑکی ملے گی۔ وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، جبکہ آہستہ آہستہ یہ سفر ابھی جاری تھا۔ یارم آہستہ آہستہ کہتا اسے اپنے ساتھ لیے کہیں جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ ان کی گاڑی کہیں پیچھے چھوٹ چکی تھی۔ دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر کی لائٹس جل رہی تھی۔ یارم، یہ روح نے سامنے چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں میری جان، اب تم نے اگلے سال ہمارے بچوں کے ساتھ یہاں آنے کا پلان بنایا ہے تو میں نے سوچا ان کے لیے گھر بھی تو ہونا چاہیے۔ بہت چھوٹا سا گھر ہے، وہ یہاں پر بڑے گھر نہیں ملتے، یہاں سب لوگ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے آبادی سے الگ تھلگ ایک چھوٹا سا گھر لیا ہے۔ میں نے بہت سوچا تمہیں کیا کیا گفٹ دوں، پھر یہی ایک چیز آئی، کیسا لگا؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیارا ہے۔ یارم نے دیکھا کہ روح رونے کی مکمل تیاری پکڑ چکی ہے۔ بالکل میرے جیسا، یارم نے شرارت سے کہا۔ آپ کب سے پیارے ہو گئے؟ پیاری صرف لڑکیاں ہوتی ہیں۔ روح نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ ہاں یار، لڑکے تو ہاٹ ہوتے ہیں میرے جیسے، یا لڑکیاں بھی ہاٹ ہوتی ہیں؟ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، چھوڑیں، مجھے میرے گھر کے اندر جانا ہے۔ وہ اپنا آپ چھڑا کر اپنا گلابی چہرہ لیے اندر جانے لگی۔ سوری بیبی، آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج آخر ہمارے نئے گھر میں ہمارا پہلا دن ہے۔ اس نے روح کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ باقی گھر صبح دیکھ لینا، فی الحال صرف بیڈ روم ہی دیکھو۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا اور اس لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صبح جب روح 10 بجے کی آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں پوری طرح سے قید پایا۔ شرمیلی سی مسکان مسکراتے ہوئے یارم کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے لگی۔ جب یارم نے اسے اور کس کے اپنی باہوں میں بھرا۔ یارم پلیز چھوڑیں، 10 بج رہے ہیں، صبح کا کتنا وقت ہو چکا ہے۔ وہ اس کی باہوں سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بولی۔ تم نے کیا کرنا ہے اتنی جلدی جاگ کر؟ لیٹی رہو، ایسے ہی میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ یارم، مجھے بھوک لگی ہے۔ یارم کو رات والی ٹون میں واپس آتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ نہ تمہاری نیند ختم ہوتی ہے، نہ تمہاری بھوک ختم ہوتی ہے۔ پہلے بتاؤ تمہارا کھانا جاتا کہاں ہے؟ تمہیں لگتا کیوں نہیں ہے؟ اپنی حالت دیکھو، کچھ کھایا پیا کرو۔ ہاں، تاکہ آپ کی طرح موٹی ہو جاؤں۔ بازو دیکھے ہیں آپ نے اپنے کتنے موٹے ہیں؟ لڑکی لوگ ایسی باڈی لانے کے لیے
दिन रात मेहनत करते हैं, 2 साल का कोर्स करके ऐसे मसल्स बनाते हैं और जिसे तुम मोटापा कह रहे हो। लड़कियां मरती हैं ऐसे लुक्स पे। यारम ने इसे इन मसल्स की अहमियत समझाना ज़रूरी समझी। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं जो ऐसी लुक्स पर मरती हैं। रूह ने नाक से मक्खी उड़ाई। मतलब तुम नहीं मरती हो मेरी लुक्स पे। यारम ने अपनी तोपों का रुख सीधा इसकी तरफ किया। हेलो, मुंह धो कर रखो। मुझे आपकी लुक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस आपके ये डिम्पल थोड़े से अच्छे लगते हैं। रूह ने इसके गाल पर उंगली रखते हुए कहा। थोड़े से? यारम ने इसकी नकल उतारी। हाँ, बिल्कुल थोड़े से। बाकी आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। चलो जी, कुछ तो अच्छा है। यारम ने भरपूर अपने डिम्पल की नुमाइश करते हुए कहा और लगे हाथ एक प्यारी सी गुस्ताखी भी कर दी। यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। रूह ने सुर्ख होते चेहरे से कहा। हाँ, पता है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे डिम्पल्स थोड़े से अच्छे हैं। यारम आंख दबाते हुए बोला। छोड़ें मुझे मेरा घर भी देखना है। इससे अपना आप छुड़ाते हुए जल्दी से उठी। यारम बाहर बर्फ गिर रही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई थी, जहाँ शीशे की बड़ी सी दीवार के बाहर बर्फ गिर रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के वापस बेडरूम में आई और यारम को बताने लगी। यारम ने मुस्कुराकर इसकी एक्साइटमेंट देखी। मैं तो पहले ही कहता था, जब बर्फ गिरती है तब ज़्यादा सर्दी नहीं होती। हाँ, लेकिन बर्फ गिरने के बाद वो बहुत सर्दी होती है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। यारम ने इसकी शॉल ठीक से इसके कंधे पर फैलाते हुए कहा। इसने अभी तक रात वाली ही ड्रेस पहन रखी थी और वहाँ से आते हुए तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस लाऊंगा। मैं अभी थोड़ी देर में होटल जाऊंगा और यहाँ पर तुम किसी भी किस्म के ड्रेस पहन सकती हो, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा।